अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों 57 लेक्चर जो था उसका एक पार्ट मैंने बना दिया था और आपको कहा था कि जो आर सी कर्व्स और मॉर्बिडिटी, रेट ऑफ मॉर्बिडिटी एंड रेट ऑफ मोर्टिलिटी, ये जो तीन टॉपिक्स थे इसमें रह गए थे। उसके बारे में कहा था कि अगर मुझे उसका कोई आइडिया हुआ तो आपको दोबारा बना दूंगा। तो मैंने उसको देखा, ये हमें इसी फाइनल टर्म के जो सीरीज़ है उसी में करने पड़ेंगे। तो मैंने इसे 57 लेक्चर जो था उसके पार्ट 2 के तौर पर इसे डिस्कस करने लगा हूँ। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये भी हमारे जो है बायो 401 का जो फाइनल टर्म है उसका हिस्सा है। और 57 का जो पहला पार्ट है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो आर ओ सी कर्व्स जो हमारे पास है इसके बारे में हम देखेंगे कि ये कर्व्स जो हैं ये कैसे हैं, क्यों बनते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो लेक्चर्स दूँ उसमें सिर्फ वो चीज़ बयान करूँ जो इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट नहीं होती मैं वो बयान ही नहीं करता, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो हमारे पास ये जो पहले यहाँ पर लाइन है इसमें ये कहा गया है कि सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी जो दोनों है, अगर डायग्नोस्टिक जो इनका टेस्ट है डिपेंड्स करते हैं किस पर, क्वालिटी पर। क्वालिटी पर मोर देन जस्ट द क्वालिटी ऑफ द टेस्ट, उस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पर है कि ये डिपेंड करते हैं डेफिनेशन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स एन अब्नॉर्मल टेस्ट, यानी अब्नॉर्मल टेस्ट जो कॉन्स्टिट्यूट हिस्सा है उस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें इसमें आपने याद रखनी है। यहाँ सिंपली हमारे पास दो कर्व्स दिए हुए हैं। एक ये इस कलर का ये डिजीज़ को बयान कर रहा है और ये जो है ये वाला ये बिल्कुल नॉर्मल को बयान कर रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें दी हुई है इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो थायराइडिज्म था उसके बारे में किसने सबसे पहले किया, गोल्डस्टेन और मुशलिन, जिसको जे जैन इंटर्न मेड यानी 1987 में इसने किया। ये चीज़ याद रखनी है। हाइपोथायराइडिज्म किसने रिपोर्ट किया, गोल्डस्टेन और मुशलिन ने, और इसने मेजर किया T4 और ये TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये इसने इन वैल्यूज़ को जो मेजर किया, मेजर करने के बाद जो सस्पेक्टेड हाइपोथायराइडिज्म था उसके बारे में स्टैंडर्ड वैल्यूज़ जो थी वो निकाली और उससे जो पेशेंट में जो ट्रूली हाइपोथायराइड मौजूद था उसके बारे में पता चला। तो यहाँ पर T4 वैल्यू जो हमारे पास मौजूद थी वो 5 और लेस अगर हो तो हाइपोथायराइड जिनको थी वो 18 है और यूथायराइड 1 है, ठीक है। अगर 5.1 to 7 हो तो 7 ऐसे थे जिनको हाइपोथायराइड थी और 17 ऐसे थे जिनको यूथराइड थे। और अगर 7.1 और से लेकर 9 तक हो तो 4 ऐसे थे जिनको हाइपोथायराइड हो और 36 ऐसे थे जिनको यूथराइड हो। और 9 से ज़्यादा वालों को 3 हाइपोथायराइड थे और 39 जो थे यूथायराइड थे। तो जो टोटल थे हाइपोथायराइड पर्सनस वो 32 थे और जो यूथायराइड थे वो 93 थे, ठीक है। तो यहाँ पर द लोअर द T4 वैल्यू द मोर लाइकली द पेशेंट्स आर टू बी हाइपोथायराइड। यहाँ पर हमें ये पता चला कि अगर वैल्यू जो थी वो T4 की अगर वो कम होती तो पेशेंट को हाइपोथायराइड होने के चांस भी कम थे, ठीक है। ये हमें एक चीज़ यहाँ पर पता चलती है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ROC कर्व के बारे में इसी वैल्यू को दोबारा देखेंगे। यहाँ पर सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी जो दोनों हैं वो डिपेंड करते हैं चॉइस ऑफ T4 लेवल पर, जो हाइपोथायराइडिज्म को डिफ़ाइन करते हैं। ये आपने चीज़ याद रखनी है कि T4 वैल्यूज़ की अगर 5 या 5 से ज़्यादा कम हो तो ये क्या हाइपोथायराइड कंसिडर किया जाएगा, यानी उसको हाइपोथायराइड होगा। अगर T4 की वैल्यू 5 से लेस होगी तो उसको हाइपोथायराइड होगा, ठीक है। इसमें अगर इसमें इसी में देखें तो इसकी जो सेंसिटिविटी है वो 0.56 और स्पेसिफिसिटी 0.99 है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ये एक और दिया हुआ जिसमें हमें बताया गया है कि ये याद रखना है ये 2 पॉइंट कि T4 वैल्यू की जो 7 से कम हो तो वो हाइपोथायराइड कंसिडर किया जाएगा। अगर ये जो इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये और इसमें सेम है, सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क ये है कि यहाँ 5 से कम वाले हाइपोथायराइड है या 7 से कम वाले हाइपोथायराइड है, ठीक है। और द वैल्यूज़ ऑफ 9 और लेस आर कंसिडर टू बी हाइपोथायराइड, जिसकी वैल्यू 9 से कम होगी वो भी कंसिडर हाइपोथायराइड किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये इसमें हम देखते हैं क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो आपने दो चीज़ें याद रखनी है कि हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं सेंसिटिविटी को और स्पेसिफिसिटी को।
अगर सेंसिटिविटी की बात करें तो इसमें जो कट पॉइंट है वो मूव करेंगे किसकी तरफ, T4 से ज़्यादा वैल्यूज़ की तरफ, यानी 5, 7, 9। और अगर स्पेसिफिसिटी की बात करें तो ये जो कट पॉइंट्स होंगे वो लोअर की तरफ मूव करेगा, यानी 9, 7, 5। तो ये कट पॉइंट भी दिए हुए हैं, अगर 5 पर हो तो सेंसिटिविटी 0.56 होगी, और अगर स्पेसिफिसिटी की बात करें वो 0.99 होगी, और 7 पर होगी तो इतनी, और 9 पर इतनी। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है, एक पॉइंट में ये और एक ये, ठीक है। उसके बाद ROC कर्व का यहाँ पर कर्व बना दिया गया है कि 9 पर ज़्यादा होगी, 6 पर, 7 पर उससे ज़्यादा, 5 पर उससे कम। तो ये जो ROC कर्व 44 हमें यहाँ मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें देख लेते हैं, इसमें सबसे पहले जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ROC का जो पूरा लफ्ज़ का मानी जो बनता है, यानी कि रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले तो आपने ये याद करना है। उसके बाद इसमें यह है कि इज़ अ प्लॉट ऑफ ट्रू पॉजिटिव रेट अगेंस्ट द फास्ट पॉजिटिव रेट फॉर द डिफरेंट पॉसिबल कट ऑफ द डायग्नोस्टिक टेस्ट, यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट के जो मुख्तलिफ पॉसिबल कट हैं उनका जो ट्रू पॉजिटिव रेट है अगेंस्ट दी फास्ट पॉजिटिव रेट का जो प्लॉट होता है हमारे पास, जो एक नक्शा बनता है, उसको हम ROC कर्व कहते हैं। तो ये इसकी प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो दी हुई है, ठीक है। ये इसको आपने याद रखना है। यहाँ पर इसकी थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक दी हुई है, वो ये कि इट शोज़ द ट्रेड ऑफ बिटवीन सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी। तो सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी के दरमियान बात करता है, क्योंकि सेंसिटिविटी ट्रू पॉजिटिव वैल्यू होती है और स्पेसिफिसिटी फॉल्स पॉजिटिव वैल्यू होती है, ठीक हो गया। उसके बाद द क्लोजर द कर्व फॉलोज द लेफ्ट हैंड बॉर्डर एंड देन टॉप बॉर्डर ऑफ द ROC स्पेस द मोर एक्यूरेट द टेस्ट, यानी अगर ये जो कर्व होगा इसके जो लेफ्ट हैंड बॉर्डर टॉप बॉर्डर ROC स्पेस के करीब होगा, यानी 45 जो होगा ना उससे ज़्यादा होगा, इनका आपस में बहुत ही करीब हो गए, तो ये टेस्ट जो होगा वो क्या होता है, एक्यूरेट होगा। जैसे कि यहाँ पर है लेफ्ट हैंड बॉर्डर जो है वो टॉप ऑफ ऑर्डर के करीब है बिल्कुल, अगर ये यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर हो तो ये जो टेस्ट होगा वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा, ठीक है। और अगर ये स्लोप जो है इसके जो क्लोज़र है, द कर्व कम्स टू द 45 डिग्री डायगोनल द ROC स्पेस द लेस एक्यूरेट द टेस्ट, अगर जो क्लोज़र है कर्व का जो क्लोज़र है वो 45 डिग्री के एंगल के करीब आ जाए तो ये क्या होता है, इसका जो टेस्ट होता है वो लेस एक्यूरेट होता है। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन एट अ कट पॉइंट गिव्स द लाइक्लीहुड रेशियो फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ द टेस्ट, जो स्लोप है टेंजेंट लाइन पर वो हमें लाइक्लीहुड रेशियो देता है, जिसको हम LR कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ROC कर्व की बात करें तो 0.9 0 इजक्वल -1 अगर यानी 0.9 से लेकर 1 तक हो तो एक्सीलेंट होगा हमारे पास, ठीक है। एक्सीलेंट होगा, यानी ये वही बात है। यहाँ से अगर ज़ीरो से यहाँ तक आपने देखा वहाँ ऊपर बयान किया था कि ये जो लेफ़्ट हैंड साइड होगी, लेफ़्ट हैंड बॉर्डर होगा, अगर वो टॉप ऑफ बॉर्डर, ये लेफ़्ट हैंड है और ये टॉप ऑफ बॉर्डर के करीब होगा तो क्या होगा, जो टेस्ट होगा वो पॉजिटिव होगा और मोर एक्यूरेट होगा, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर बयान करता है कि ये एक्सीलेंट है। अगर ये यहाँ से ज़्यादा इधर देखें, यहाँ से ये इसका लेफ़्ट हैंड बॉर्डर और राइट जो टॉप ऑफ बॉर्डर है वो थोड़ा सा ज़्यादा दूर हो गए तो ये गुड हो गया, एक्सीलेंट से गुड हो गया। और इसी तरह अगर ये ऐसे ही चलता जाएगा, इधर को ये मूव करता जाएगा तो ये इससे जो है वो दूर होता जाएगा, ठीक है। दूर होने की वजह से ये फेल तक जा सकता है, ठीक हो गया। उसके बाद है ROC एनालिसिस इज़ अ पार्ट ऑफ द फील्ड कॉल्ड सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी। ये ROC एनालिसिस जो है ये किस फील्ड का पार्ट है, सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी का, विच वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान डेवलप हुआ था। याद रखना इसको, किसके लिए डेवलप हो गया था, रेडार के लिए डेवलप हो गया था, रेडार के सिस्टम के लिए डेवलप हुआ था। इट वाज नॉट अंटिल 1970s दैट सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी वाज रिकॉग्नाइज्ड एज यूज फॉर इंटरप्रेटिंग मेडिकल टेस्ट रिजल्ट्स। तो इसको तब जो 1970 तक जो इसे था मेडिकल टेस्ट रिजल्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जब तक ये पता नहीं चला कि ये जो ROC जो क्या है, सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी है, ठीक है। तो मेजर ऑफ मॉर्बिडिटी को देखते हैं। तो सिंपली इसको आपने याद ऐसे रखना है जैसे कि कोई बीमारी हो, ठीक है। यानी इस तरह कि ये डिफ़ाइन किया जाता है, कोई डिपार्चर क्या था, हमने देखा था ये इस तरह का डिपार्चर, यानी उससे जो चीज़ से ज़्यादा डिपार्चर हो जाना, उस चीज़ से ज़्यादा उनके दरमियान फासला ज़्यादा होना। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फ्रॉम अ स्टेट ऑफ फिजिकल साइकोलॉजिकल वेल, यानी सेहत के बारे में इसमें जिक्र आता है। यहाँ पर अगर इसमें देखें तो ये एक डिज़ीज़ के लिए इनको पास की जाती है, इंजरी के तौर पर, डिसेबिलिटी के तौर पर, नंबर पर्सन हु आर इल, जो बीमार हों, ठीक है।
तो उनको जो उनकी फ्रिक्वेंसी है, मॉर्बिलिटी फ्रिक्वेंसी, उनको मेजर करने के लिए नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन में मौजूद होते हैं उनको, जो बीमार हों और जो हर वक्त आर इल एट अ गिवन टाइम, यानी जो एक गिवन टाइम में बीमार हो, तो उनकी मेजर करने के लिए मेजर ऑफ मॉर्बिलिटी इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है मैयर। मैयर में क्या है, इंसिडेंस प्रोपोर्शन है, अटैक रेट और रिस्क। उसके बाद है इंसिडेंस रेट है, पर्सन टाइम रेट, पॉइंट प्रीविलेंस है और पीरियड प्रीविलेंस है। ये चार दिए हुए मैयर। और न्यूमरेटर इसमें यह है कि नंबर ऑफ़ न्यू केसेस ऑफ डिजीज़ ड्यूरिंग स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल, यानी न्यू जो डिजीज़ आने वाले उनकी तादाद को जो टाइम इंटरवल है उस पर, यानी जो टाइम इंटरवल के दरमियान आएंगी न्यू डिजीज़। पॉपुलेशन एट स्टार्ट ऑफ द टाइम इंटरवल, यानी जो टोटल पॉपुलेशन थी स्टार्ट ऑफ इंटरवल। न्यूमरेटर क्या होता है, ये हमारे पास ये इस तरह से 2 तकसीम हो रहा किस पर, 4 पर। तो ये जो है ये क्या है, न्यूमरेटर है। ठीक है, ये 4 क्या है, डी न्यूमरेटर। न्यूमरेटर भी होता है डी न्यूमरेटर, डी नोमिनेटर भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने याद रखने, ये चारे आपने याद करने के क्या क्या इनके फार्मूले दिए हुए हैं। इस फार्मूले जो वो यहाँ पर दिए हुए नहीं, यही फार्मूला बनता है कि नंबर ऑफ़ न्यू केसेस ऑफ डिजीज़ ड्यूरिंग स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल, ये दोनों सेम है। यहाँ पर कुछ फ़र्क आया है इंसिडेंस रेट में कि समड पर्सन ईयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, एवरेज पॉपुलेशन ड्यूरिंग इंटरवल के दरमियान, जो एवरेज इंटरवल के दरमियान जो पॉपुलेशन थी वो इसमें डिनोमिनेटर आएगी। और पॉइंट और प्रीविलेंस की अगर बात करें तो इसमें नंबर ऑफ़ करंट केसेस, यानी जो अभी मौजूद हैं, जो पहले से मौजूद हैं, वो सारे केसेस का एक ही वक्त में जो तादाद है वो, और पॉपुलेशन एट द सेम टाइम स्पेसिफिक पॉइंट एंड टाइम, यानी एक ख़ास वक्त में एक ख़ास स्पेसिफाइड पॉइंट में पॉपुलेशन की जो तादाद है उस पर वो डिनोमिनेटर होगी, और तमाम जो केसेस होगी अब के और पिछले जो हैं वो सारे क्या होंगे, न्यूमरेटर होंगे। इसमें न्यूमरेटर वही है, पिछले और न्यू केसेस जो होंगे वो क्या है, न्यूमरेटर है। और इसमें भी एवरेज पॉपुलेशन है या मिड इंटरवल पॉपुलेशन है। ठीक है, एवरेज कर लें या मिड इंटरवल कर लें, ये डिनोमिनेटर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इसकी इंसिडेंस की। यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है कि इंसिडेंस जो होता है इसको क्या कहते हैं। इंसिडेंस रेफ़र किया जाता है अक्रंस ऑफ अ न्यू केसेस, यानी न्यू केसेस जो वजूद में आए डिजीज़ के या इंजरी के एक पॉपुलेशन में एक ख़ास वक्त में, वो क्या होता है, इंसिडेंस होता है। ठीक है, although some epidemiologists use incidence to mean the number of new cases in a community, वही बात है कि पॉपुलेशन में जो न्यू केसेस आए इंजरी के या डिजीज़ के एक ख़ास वक्त में, उनको क्या कहते हैं, इंसिडेंस कहते हैं। इंसिडेंस की ये वाली डेफिनेशन आपने याद रखनी है, ये नीचे वाली भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, आपने एक डेफिनेशन लाजमी याद रखनी। ठीक है, अदर्स यूज़ इंसिडेंस टू मीन द नंबर ऑफ़ न्यू केसेस पर यूनिट इन दी पॉपुलेशन। कुछ जो न्यू है वो क्या कहते हैं कि जो इंसिडेंस का मान है वो ये है कि न्यू केसेस जो पर यूनिट आते हैं पॉपुलेशन पर। ठीक है, यहाँ पर इंसिडेंस प्रोपोर्शन दिया हुआ है, इंसिडेंस रेट दिया हुआ है, इन दोनों को देख लेते हैं। सबसे पहले इंसिडेंस प्रोपोर्शन की बात करते हैं। ये इस का मान ये है हमारे पास कि इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ एन इनिशियली डिजीज़ फ्री पॉपुलेशन दैट डिवेल्प्स डिजीज़, यानी वो पहली पॉपुलेशन जो डिजीज़ से क्या थी, फ्री थी, उसने अब क्या किया है, उसने अब डिजीज़ को डिवेल्प किया है, बिकम इंजर, यानी इंजर हो गई है, या डाइज ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड, यानी या किसी बीमारी की वजह से फौत हो गए, मर गया। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स के तौर पर इसमें ये शामिल किया जाता है कि अटैक रेट, रिस्क, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिजीज़, कम्युनिटी इंसिडेंस, ये इसमें सिनोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है इंसिडेंस प्रोपोर्शन में। ठीक है, उसके बाद ये जो दूसरे यहाँ पर भी बताया हुआ है इंसिडेंस प्रोपोर्शन के ही बारे। इंसिडेंस जो प्रोपोर्शन है उसकी यहाँ पर एक और डेफिनेशन दी हुई है कि इज़ अ प्रोपोर्शन बिकॉज द पर्सन इन द न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर यानी ऊपर जो पर्सन है, दूज हु डेवलप डिजीज़, यानी जिनको बीमारी है, दूज आर यानी जिनको बीमारी है, आर इंक्लूडेड इन द डिनोमिनेटर द इंटायर पॉपुलेशन। तो इसका क्या बनेगा, जो हमारे पास है इंसिडेंस प्रोपोर्शन, जिसको सिनोनिम्स क्या था, अटैक था, रेट, रिस्क थी, प्रोबेबिलिटी गेटिंग डिजीज़, यहाँ पर वही इसका रिस्क जो है वो लगाया इन्होंने। तो इसका नोमिनेटर क्या होगा, द नंबर ऑफ़ न्यू केसेस ऑफ डिजीज़ और इंजरी ड्यूरिंग स्पेसिफाइड पीरियड, एक ख़ास वक्त में लोगों के जो नए केसेस आ रहे हैं जिनको बीमारी है। ठीक है, और ओवर इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा, साइज ऑफ पॉपुलेशन एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड, टोटल पॉपुलेशन, यहाँ पर जो लिखा है इंटायर पॉपुलेशन पीरियड के स्टार्ट होने पर, यानी एट द स्टार्ट ऑफ पीरियड टोटल पॉपुलेशन का साइज जो था वो आएगा। ठीक है, तो एग्जांपल देख लेते हैं। स्टडी डायबिटिक्स की हो रही है, 100 हैं ऑफ दी 189 जिनको डायबिटिक है। ठीक है, डाई ड्यूरिंग दी 13 ईयर्स फॉलो अ पीरियड,
यानी फिर 30 ईयर फॉलो पीरियड जो था उसमें 199 में से 100 ऐसे लोग थे जो मार गया, ठीक है, डाई हो गया। कैलकुलेट द रिस्क ऑफ डेथ फॉर दीज मैन, इनके लिए जो रिस्क ऑफ डेथ था वो कितना होगा। न्यूमरेटर जो हमारे पास है वो है 100 डेथ अमाउंट दी डायबिटिक मैन, और न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास 189 है, डायबिटिक मैन जिन्हें कहते हैं। तो 10n इज इक्वल टू 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। रिस्क जो यहाँ पर हमारे पास है वो ये है कि 100 ओवर 189 ज़रब परसेंट में निकालना, तो 100 के साथ इसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और हमारे पास इसका आंसर परसेंटेज में आ जाएगा, वो जो है 52.9%। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरी एग्जांपल है, इसी में कॉर्पोरेट पैनिक गैस्ट्रो इंट्राइटिस है, ठीक है। ये है उनको बीमारी जिसमें 89% एट पोटैटो सलाद, और 30 जो है उन्होंने क्या किया है, जिनको गैस्ट्रो इंट्राइटिस होगी और इनका रिस्क डेवलप करना। 30 ऊपर आ जाएंगे, 99 नीचे आ जाएंगे, 100 के साथ इनको मल्टीप्लाई करेंगे 30.3% आ जाएंगे, जिनका रिस्क जो है वो फूड स्पेसिफिक अटैक रेट है। ये हम अटैक रेट की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ एंड द यूज़ ऑफ इंसिडेंस, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो ये है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेवलपिंग द डिजीज़ ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड, एक ख़ास वक्त में डेवलप करना डिजीज़ को, उसकी प्रोबेबिलिटी को, ठीक है। उसके बाद इसमें न्यू केसेस ऑफ डिजीज़ भी शामिल होते हैं, यानी न्यू केसेस ऑफ डिजीज़ जो होते हैं वो सिर्फ हम इंक्लूड करते हैं इसमें। डिनोमिनेटर जो था वो पूरी पॉपुलेशन को जो स्टार्ट हुआ था पीरियड उसके दरमियान, उसके स्टार्ट पर जो पूरी पॉपुलेशन के नंबर्स था उसको जाहिर करता है। उसके बाद ए रिस्क इज आल्सो पर प्रोपोर्शन, रिस्क जो है वो आल्सो प्रोपोर्शन कहलाता है, ठीक है। इंसिडेंस रेट की बात अगर करें तो इंसिडेंस रेट आर अ पर्सन टाइम रेट इज़ अ मेजर ऑफ इंसिडेंस दैट इनकॉर्पोरेट्स टाइम डायरेक्टली इनटू अ डिनोमिनेटर, यानी इंसिडेंस रेट या पर्सन टाइम रेट, ठीक है, ये एक मेजर है ऑफ इंसिडेंस, यानी डिजीज़ का एक शख्स में मौजूदगी को ज़ाहिर करना क्या है, इंसिडेंस है। और उसको मेजर करने का जो रेट है उसको क्या कहते हैं, इंसिडेंस रेट कहते हैं या पर्सन टाइम रेट कहते हैं, और ये इनकॉर्पोरेट करता है टाइम डायरेक्टली इनटू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की तरफ टाइम करता है, जो यानी जो शख्स की टोटल तादाद थी एट अ स्टार्ट ऑफ द पीरियड, ठीक है। ए पर्सन टाइम रेट इज़ जनरली कैलकुलेटेड फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म कोहर्ट फॉलो अप स्टडी, यानी लॉन्ग टर्म स्टडी हम फॉलो करते जाएँ तो हम पर्सन टाइम रेट जो है वो मालूम कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद है इंसिडेंस रेट के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है। तो जो इंसिडेंस रेट होता है उससे हम क्या चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं, एंड पॉइंट ऑब्जर्व कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जिसमें ऑन सॉर्ट ऑफ द डिजीज़, यानी डिजीज़ का पता चल जाएगा है कि नहीं है। डेथ का पता चल जाएगा माइग्रेशन आउट ऑफ द स्टडी, स्टडी से जो हर चीज़ माइग्रेशन होगी जो हम फॉलो करेंगे, फॉलो अप करके स्टडी की है वो सारी चीज़ पता चल जाएगी। तो ये याद नहीं करना, ठीक है, सिंपली ये 3 पॉइंट याद रखें, ठीक है, इंसिडेंस की तारीफ याद रखें, ठीक हो गया। एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ बयान है। 2003 में एड्स के मरीज़ों की जो न्यू केसेस आए थे यूएस में वो ये थे, और उनकी जो टोटल तादाद थी वो ये थी। ये हमारे पास नोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर है, और जो हमारे पास मल्टीप्लाई करने वाले वो 10 एन है। एन जो है वो टोटल यहाँ पर हमारे पास कितना है, 1 लाख है, ठीक है। 1 लाख के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसकी जो पॉपुलेशन है वो आ जाएगी, यानी पर 1 लाख पॉपुलेशन इतने केसेस थे न्यू केसेस, यानी 1 लाख में से जो 15 से यानी 15.21 जो न्यू केसेस आए थे एड्स के, ये हमारे पास इस इंसिडेंट रेट पता चल गया, ठीक है। इंसिडेंस रेट और जो मॉर्बिडिटी रेट को मेजर करने का जो फार्मूला वो सेम है। यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं इंसिडेंस रेट की। इंसिडेंस रेट डिस्क्राइब्स हाउ क्विकली डिजीज़ अकर्स इन अ पॉपुलेशन में कितनी जल्दी डिजीज़ ने डिस्क्राइब हुई, अक्कर हुई, वो इंसिडेंस रेट डिस्क्राइब करता है। उसके बाद बिकॉज पर्सन टाइम इज़ कैलकुलेटेड फॉर ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के लिए पर्सन का जो टाइम है वो कैलकुलेट किया जाता है। इट कैन अकोमोडेट पर्सन कमिंग इन टू और लिविंग द स्टडी, यानी ये पता लगाता है कि पर्सन आ रहा या लीव कर रहा है स्टडी को। इसका मतलब ये है कि उसको अगर तो डिजीज़ है तो वो यानी वो पॉजिटिव डिजीज़ है तो वो आएगा, नेगेटिव डिजीज़ है तो वो जो टोटल पॉपुलेशन उसमें गिना जाएगा, ना कि जिसको डिजीज़ है उसमें, ठीक है। उसके बाद डिनोमिनेटर अकाउंट्स फॉर स्टडी पार्टिसिपेंट्स हु आर लॉस्ट टू फॉलो अप और हु आर डाइड ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड। द डिनोमिनेटर वो अकाउंट करता है पॉपुलेशन जो हम एक डिजीज़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं, एड्स की डिजीज़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो जो हम अभी जो है वो स्टडी ही कर रहे हैं, लेकिन जो मरीज़ हैं वो डाई कर रहे हैं या लॉस्ट हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा कि मरीज़ किधर गया। तो
पहले पता था कि ये मरीज़ है लेकिन फिर गैप हो गया या डाई हो गया, तो जो ऐसे होंगे वो डिनोमिनेटर में अकाउंट किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद पर्सन टाइम हैज़ वन इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक। पर्सन टाइम assume दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज़ ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड इज़ कांस्टेंट। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज़ को बयान करता है कि एक कॉन्स्ट पीरियड में जो स्टडी थी उसमें क्या क्या डिजीज़ थी, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग टर्म कोहॉर्ट स्टडीज़ ऑफ द टाइप डिस्क्राइब्ड हियर आर नॉट वेरी कम। लॉन्ग टर्म कोहॉर्ट जो स्टडी है वो टाइप डिस्क्राइब करती है लेकिन ये आमतौर पर कॉमन नहीं है, ठीक है। तो फाइनली इफ़ यू रिपोर्ट द इंसिडेंस रेट ऑफ से द हार्ट डिजीज स्टडी 2.1 पर, यहाँ पर एक जो 1000 पर्सन है ये पर यानी 1000 पर्सन ईयर्स की बात हो रही है। यहाँ पर इसी को बयान किया है कि पर्सन ईयर्स है या पर्सन पर ईयर है, यानी एक साल में जो लोग आ रहे हैं या पर्सन ईयर्स हैं, तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। हम बात करेंगे मेजर मॉर्बिडिटी 2 के बारे में। इसमें प्रीवलेंस जो सबसे पहले हमारे पास है कि ये क्या होती है, समटाइम्स रेफर टू एज अ प्रीवलेंस रेट। इसको प्रीवलेंस रेट के तौर पर भी रेफ़र किया जाता है। ये है क्या चीज़, इट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ पर्सनस इन अ पॉपुलेशन हु हैव अ पर्टिकुलर डिजीज़ और एट्रीब्यूट एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम और ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ये वो चीज़ है कि एक पॉपुलेशन है उसमें लोग हैं, उनकी जो प्रोपोर्शन होगी कि उनको डिजीज़ है एक ख़ास वक्त में, वो चीज़ क्या बयान करती है, प्रीवलेंस, ठीक है। पॉइंट ऑफ प्रीवलेंस ये क्या चीज़ है, ये रेफ़र करती है प्रीवलेंस मेजर एट अ पार्टिकुलर पॉइंट एंड टाइम। एक टाइम में एक पार्टिकुलर पॉइंट पर जो हम प्रीवलेंस मेजर करेंगे यानी लोगों की एक प्रोपोर्शन मेजर करेंगे, उनकी बीमारी जो थी एक ख़ास पीरियड में टाइम में, यहाँ पर पॉइंट की बात हो रही तो पॉइंट इन टाइम की बात करेंगे, ठीक है। तो उसकी जो पूरी स्टडी होगी उसको पॉइंट प्रीवलेंस कहेंगे क्योंकि हम पॉइंट में प्रीवलेंस को मेजर कर रहे हैं, ठीक है, यानी जिन लोगों को डिजीज़ है। उसके बाद पीरियड प्रीवलेंस वो होगा जिसमें हम प्रीवलेंस को मेजर कर रहे हैं, किस में, पीरियड में, यानी इंटरवल ऑफ टाइम में मेजर कर रहे हैं, ठीक है, जिन लोगों को डिजीज़ है। सिंपली बात यही है कि हमने लोगों को जो प्रोपोर्शन है वो निकालना है जिन लोगों को एक ख़ास वक्त में एक ख़ास पीरियड में डिजीज़ है, ठीक हो गया। तो ये दो इसकी ये मेन इसकी जो ये इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद पॉइंट प्रीवलेंस की बात है जिसमें पार्टिकुलर पॉइंट में मेजर हो रहा है और पीरियड यानी एक ख़ास जगह पर हो रहा है, ठीक है, और पीरियड प्रीवलेंस में एक ख़ास वक्त में हो रहा है। सिंपली प्रोसेस यही है कि सिर्फ हमने क्या निकालना है, प्रोपोर्शन निकालनी जिनको डिजीज़ है। तो प्रीवलेंस को कैलकुलेट करने का जो मेजर है हमारे पास, वो हमारे पास नोमिनेटर है आर न्यू प्री एग्जिस्टिंग केसेस ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड और पॉपुलेशन ड्यूरिंग द सेम टाइम पीरियड, यहाँ पर एन आ जाएगा, ठीक है। और मेथड कैलकुलेट प्रीवलेंस ऑफ एन एट्रीब्यूट। प्रीवलेंस यहाँ पर डिजीज़ की बात हो रही है, ये डिजीज़ के लिए फार्मूला, ये एट्रीब्यूट के लिए फार्मूला है। पर्सन हैविंग अ पार्टिकुलर एट्रीब्यूट ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड, पॉपुलेशन ड्यूरिंग द सेम टाइम पीरियड। एक पर्सन में यहाँ पर्सन की बात होगी, यहाँ डिजीज़ में केसेस की बात होगी और एट्रीब्यूट में, एट्रीब्यूट क्या होता है कि एक शख्स की जो खासियत हो रही है, एक ख़ास शख्स में डिजीज़ की जो पॉजिटिविटी आ रही है या नेगेटिविटी आ रही है वो होता है एट्रीब्यूट। तो अगर एट्रीब्यूट की प्रीवलेंस कैलकुलेट करनी हो तो नीचे वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, ये वाला, और डिजीज़ की करनी हो तो ये वाला, ठीक है। Value of 10n is usually 1 to 100 for common attributes. The value of 10n might be 100, 1 lakh or even 1 crore for rare attributes and for most disease. इसकी वैल्यू 1 से 100 कॉमन है लेकिन 1000, लाख या करोड़ जो है वो भी हो सकती है मोस्ट डिजीज़ में, ठीक है। कैलकुलेट प्रीवलेंस, हमने प्रीवलेंस कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर हमारे पास सर्वे किया गया जिसमें 1150 वोमेन थी हु गिव बर्थ इन मेन इन 2000 में द टोटल ऑफ 400 रिपोर्टर टेकिंग मल्टीविटामिन एट लीस्ट 4 times a week during the month of before become pregnant. Calculate the prevalence of frequent multivitamin use in the group. न्यूमरेटर जो इसमें आएगा वो है 468 मल्टीविटामिन यूज़र। वो क्या इनमें 1150 टोटल थी, जो हमारे पास क्या आएगा, डिनोमिनेटर आएगा टोटल तादाद पॉपुलेशन एट द गिवन टाइम ऑफ पीरियड। न्यूमरेटर हमारे पास आएगा जो उनमें से ऐसे लोग हैं जो यूज़ कर रहे हैं, जो न्यू केसेस हैं या प्री एग्जिस्टिंग केसेस हैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, सेम फार्मूला है हमारे पास 40.7% प्रीवलेंस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कि प्रीवलेंस एंड इंसिडेंस आर यूजुअली कंफ्यूज द की डिफरेंसेस इन देयर न्यूमरेटर।
तो जो हमारे पास प्रीविलेंस इंसिडेंस है वो दोनों क्या है, कंफ्यूज्ड होते हैं, लेकिन उनमें जो डिफरेंस है वो न्यूमरेटर का है। अगर इंसिडेंस के न्यूमरेटर की बात करें तो न्यू केसेस दैट अकर ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड, न्यू केसेस दैट अकर ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड, यानी जिसका एक टाइम पीरियड दिया गया उसमें जो न्यू केसेस आएंगे वो होता है इंसिडेंस का न्यूमरेटर। अगर प्रिविलेंस के न्यूमरेटर की बात करें तो इसमें सारे केसेस होते हैं जो प्रेजेंट हो एक ख़ास पीरियड में, जो पीरियड हमारे पास दिया हुआ उसमें जितने भी केसेस मौजूद होंगे वो होगा न्यूमरेटर ऑफ प्रीविलेंस। ठीक है, प्रीविलेंस इज बेस्ड ऑन बोथ इंसिडेंस एंड ड्यूरेशन ऑफ इलनेस, इंसिडेंस और ड्यूरेशन ऑफ इलनेस दोनों पर बेस्ड करता है। यहाँ पर एमसीक्यूज ये तीनों, ठीक है, ये तीनों, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, कि प्रीविलेंस इंसिडेंस का न्यूमरेटर क्या है, प्रीविलेंस का क्या है और प्रीविलेंस किस पर बेस करती है। ठीक हो गया। प्रॉपर्टीज़ की अगर इसकी बात करें तो हाई प्रीविलेंस ऑफ डिजीज विद इन पॉपुलेशन माइट रिफ्लेक्ट हाई इंसिडेंस और प्रोलॉन्ग सर्वाइवल विदाउट क्योर और बहुत। अगर हाई एक डिजीज़ है एक पॉपुलेशन में, उसकी जो प्रीविलेंस अगर हाई है तो रिफ्लेक्ट करेगी, हाई इंसिडेंस रेट होगा उसका, और उसका जो सर्वाइवल होगा विदाउट क्योर और बहुत, यानी वो भी लॉन्ग होगा, सर्वाइवल लॉन्ग होगा, इलाज के साथ भी, इलाज के बगैर भी। लो प्रीविलेंस माइट इंडिकेट लो इंसिडेंस, लो अगर प्रीविलेंस होगा तो उसका जो इंसिडेंस रेट होगा वो भी लो होगा। रैपिडली फेटल प्रोसेस और रैपिड रिकवरी, इसमें क्या होता है कि जो रिकवरी होती है वो बहुत जल्दी होती है क्योंकि इंसिडेंस रेट कम है। ठीक है, लो प्रीविलेंस की वजह से। प्रीविलेंस रादर दैन इंसिडेंस इज ऑफन मेजर फॉर क्रोनिक डिजीज सच एज डायबिटीज और ऑस्टियोआर्थराइटिस या डायबिटीज़ की डिजीज़ के लिए जो इस्तेमाल होती है वो क्या है, इंसिडेंस है। ठीक है, तो इसी चैप्टर जो ये चैप्टर इसमें मेजर ऑफ मोर्टेलिटी भी है, यानी रेट जो मरने की शरह है उसको मेजर करना वो कैसे होता है। ठीक है, तो मोर्टेलिटी रेट में हम देखते हैं तो भाइयों नाम से ज़ाहिर होता है कि मोर्टेलिटी रेट इज़ अ मेजर ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ occurrence ऑफ डेथ इन अ डिफाइंड पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक इंटरवल। एक ख़ास वक्त में एक डिफाइंड पॉपुलेशन में जो डेथ हो रही है उसकी फ्रिक्वेंसी को मेजर करने को मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। मोर्टेलिटी नाम से ज़्यादा होता है, मेजर करना किसको, डेथ को। तो मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी दोनों सेम होते हैं मैथमेटिकली, लेकिन इनमें जस्ट जो डिफरेंस है वो मोर्टेलिटी जो है वो डेथ को ज़ाहिर करता है, मोर्बिडिटी डिजीज़ की इलनेस को ज़ाहिर करता है। तो मोर्टेलिटी रेट जो है वो है डेथ अकर ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड, साइज ऑफ पॉपुलेशन अमाउंट विच द डेथ अकर, यानी टोटल साइज होगा अमाउंट, जो टोटल साइज होगा उसमें से जितनी डेथ तक होगी। ठीक है, 10, वही फार्मूला सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। ठीक है, उसके बाद ये फार्मूला याद रखना है, इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। व्हेन मोर्टेलिटी रेट्स आर बेस्ड ऑन वाइटल स्टैटिस्टिक्स, जैसे कि काउंट ऑफ डेथ सर्टिफिकेट्स एंड डिनोमिनेटर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन एट द मिडल ऑफ द टाइम पीरियड। अगर वाइटल स्टैटिस्टिक्स हो यानी हमें जो डेथ सर्टिफिकेट है वो काउंट करनी, ठीक है, उस पर बेस्ड करें तो जो डिनोमिनेटर होगा वो कॉमनली यूज्ड होगा साइज ऑफ द पॉपुलेशन एट द मिडल ऑफ द टाइम पीरियड के मिडल में जो साइज होगा पॉपुलेशन को उस पर डिपेंड करता है। तो क्रूड मोर्टेलिटी रेट हमारे पास आ गया है जिसमें यह है कि टोटल नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड एंड मिड एयर पॉपुलेशन, जो हमने यहाँ पर देखा कि तब जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा, मिडल ऑफ द टाइम पीरियड होगा, मिडल ऑफ द मिड एयर पॉपुलेशन। ठीक हो गया, 1 लाख के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना सिंपली। ठीक है, द क्रूड मोर्टेलिटी रेट इज़ द मोर्टेलिटी रेट फ्रॉम ऑल काजेज ऑफ डेथ फॉर अ पॉपुलेशन, तमाम काजेज जो डेथ की वजह बने एक पॉपुलेशन में उन सबको रेट को मोर्टेलिटी रेट यानी उनको इंक्लूड करना है इसमें। ठीक है, इन पाकिस्तान द क्रूड मोर्टेलिटी रेट हैज़ बीन नॉन इंक्रीजिंग फॉर पास्ट मैनी ईयर्स। तो यानी जो पाकिस्तान में क्रूड मोर्टेलिटी रेट है वो नॉन इंक्रीजिंग है, यानी इंक्रीज़ नहीं हो रहा। ठीक होगा, उसके बाद है क्रूड मोर्टेलिटी डेथ रेट, इसमें यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है क्रूड मोर्टेलिटी डेथ रेट की। ठीक है, जिसको 1000 में दिया गया है, यानी कि ये 1,99,710 है और टोटल नंबर ऑफ डेथ जो है इन 1000, इनके साथ 1000 और लगाना, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है। ये हमारे पास न्यूमरेटर आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100, अब सॉरी 1000 के साथ किया तो 6.6 हमारे पास आ जाएगी पर ईयर। ठीक है, पर 1000 पीपल लिविंग इन अ कंट्री। ठीक हो गया, उसके बाद हमारे पास क्रूड मोर्टेलिटी डेथ रेट है टू कंपेयर द क्रूड डेथ रेट्स ऑफ 2 कम्युनिटीज इज हैज़ार्डस, यानी 2 कम्युनिटीज़ भी हैं, डेथ रेट अगर हम कंपेयर करें तो ये हैज़ार्डस होगी, यानी बहुत मुश्किल होगी। ठीक है, अनलेस इट इज़ नोन दैट द कम्युनिटीज़ आर कंपेरेबल विद रिस्पेक्ट टू द मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपने कुछ भी नहीं याद करना। ठीक हो गया, उसके बाद हमारे पास है ये वाली के काजेज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट,
सबसे पहले इसका अगर फार्मूला देखें तो इसका नोमिनेटर है कि नंबर ऑफ डेथ असाइन टू स्पेसिफिक काज ड्यूरिंग अ गिवन टाइम इंटरवल, एक ख़ास वक्त में जो नंबर ऑफ डेथ थी उनको जो ख़ास काज थी, वजह थी, वो उनकी पूरी तादाद, और नीचे मिड इंटरवल पॉपुलेशन, मिड ईयर जो उनकी पॉपुलेशन की तादाद थी वो मल्टीप्लाई 10 तो इसका जो ये काज स्पेसिफिक मर्टेलिटी रेट है ये क्या है कि फ्रॉम अ स्पेसिफिक काज फॉर पॉपुलेशन, यानी जो पॉपुलेशन में डिजीज़ का फैल गया या डेथ है उसकी जो काज है, स्पेसिफिक काज है, उसको काउंट करना इसमें आता है। ठीक है, काज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी नाम से ज़ाहिर होता है, काज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट, यानी पॉपुलेशन में जो ख़ास है स्पेसिफिक काज आ रहा है। ठीक है, द न्यूमरेटर, ये जो न्यूमरेटर है किसको ज़ाहिर करता है, डेथ को, जो स्पेसिफिक काज की वजह से हुई, और डिनोमिनेटर मिड पॉइंट ऑफ द टाइम पीरियड, जो पॉपुलेशन के मिड टाइम में जो तादाद थी उसको ज़ाहिर करता है। एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट जो है सिंपली ये नाम से ज़ाहिर होता है, ये एज जो एक ख़ास एज का ग्रुप होता है उसको ज़ाहिर करता है। ठीक है, इसमें न्यूमरेटर जो होता है वो नंबर ऑफ द डेथ इन स्पेसिफिक एज ग्रुप और नंबर ऑफ पर्सन इन द एज इन द पॉपुलेशन, जो नंबर ऑफ पर्सन थे इन दैट एज ग्रुप इन पॉपुलेशन, वो टोटल नंबर जो उस ग्रुप में थे, उस एज के ग्रुप में थे उनका, और उसमें से जो स्पेसिफिक एज वाले जो डेथ कर गए उनके तकसीम के साथ 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये इसकी फार्मूला, इसकी डेफिनेशन, ठीक है, दोनों याद रखनी है। ये जितने भी मोर्टेलिटी रेट की आ रही हैं डेफिनेशन से वो सारे अपने याद रखना। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज़ जनरली कैलकुलेटेड ऑन एन एनुअल बेसिस, यानी साल के तौर पर इसे हर साल इसे कैलकुलेट किया जाता है। इट इज़ वाइडली यूज मेजर ऑफ हेल्थ स्टेटस बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द हेल्थ ऑफ द मदर एंड द इन्फेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड द ईयर आफ्टर, यानी माँ और बच्चे दोनों की प्रेगनेंसी के जो दौरान है ये उनको रिफ्लेक्ट करता है, उनके स्टेटस को, उनके हेल्थ के स्टेटस को। ठीक है, तो इस द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आर रेशो, यस, तो ये हमारे पास एक क्विज है कि इस द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ए रेशो, यस, तो इसका आंसर क्या है, यस। तो यहाँ पर इसका जो न्यूमरेटर वो ये है कि नंबर ऑफ डेथ अमॉन्ग चिल्ड्रन, जो एक साल से यानी एक साल के चिल्ड्रन हैं ऑफ एज रिपोर्टेड ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड, एक साल पर साल में, क्योंकि एनुअल बेसिस होता है पर साल जो चिल्ड्रन की तादाद होगी मरने की। ठीक है, और बटा इसमें क्या होगा, बटा या आप कह लें जो इसमें तकसीम हो रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नंबर ऑफ द लाइव बर्थ रिपोर्टेड ड्यूरिंग द सेम टाइम पीरियड, जो लाइव बर्थ रिपोर्ट हो रहे हैं, जो बर्थ रिपोर्टेड हो रहे हैं सेम टाइम पीरियड में, उन पर टोटल पर तकसीम करेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई 10 देयर आर वेरियस अदर मेजर ऑफ मोर्टेलिटी, ये आपने याद रखने कौन कौन से मेजर है, न्यू एंड न्यूनटल मोर्टेलिटी, फैटल डेथ रेट, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, एडजस्टेड स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट्स, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ठीक हो गया, तो इंशाल्लाह ये जो आपने ये याद रखनी है, और जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं वो भी इंशाल्लाह अपलोड हो जाएंगे जल्द। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया तो, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर अच्छी लगी तो, और अगर कोई क्वेश्चन हो अभी तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।